गुड मॉर्निंग। लास्ट क्लास में हमने जिस चैप्टर की शुरुआत की थी वो था विद्युत परिपथ। हमने उसमें विद्युत परिपथ से संबंधित जो शब्दावली थी उसका अध्ययन किया था। उसके बाद में हमने जो किरचॉफ के नियम थी, किरचॉफ का प्रथम नियम और सेकंड नियम था, उनके बारे में अध्ययन किया था। आज हम चर्चा करने वाले हैं व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में। WSB व्हीटस्टोन ब्रिज। इसमें देखेंगे हम व्हीटस्टोन ब्रिज क्या है, इसका उपयोग किसके लिए किया जाता है तथा ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो व्हीटस्टोन ब्रिज क्या है? व्हीटस्टोन ब्रिज एक चार प्रतिरोधों का एक ऐसा चतुर्भुजीय संयोजन है जिसकी सहायता से हम एक अज्ञात प्रतिरोध को ज्ञात कर सकते हैं। इसका नाम व्हीटस्टोन ब्रिज क्यों पड़ा? क्योंकि जो इसको दिया गया था, इस सिद्धांत को जिसने दिया था वो कौन था? व्हीटस्टोन नामक एक वैज्ञानिक था जिसने इसकी खोज की थी। इसमें क्या होता है? इसमें चार प्रतिरोध होते हैं। ये चार प्रतिरोधों का ऐसा चतुर्भुजीय संयोजन होता है। ये चार प्रतिरोध है PQRS, चार प्रतिरोध। एक इसमें गैल्वेनोमीटर लगा होता है, एक कुंजी है तथा एक सेल की सहायता से ये जुड़े रहते हैं। यहां भी एक कुंजी, एक सेल है, इसका प्लस सिरा, ये इसका माइनस सिरा। ये चार प्रतिरोध PQRS, इसमें से ये जो R है ये ज्ञात है तथा जो S है उसे अज्ञात प्रतिरोध कहा जाता है। सामान्यतः इसी प्रतिरोध को ज्ञात करना होता है, लेकिन लास्ट ईयर एग्जाम में ये न पूछकर यहाँ कोई दूसरा प्रतिरोध देकर उस प्रतिरोध का मान पूछा था, तो वो भी इसी व्हीटस्टोन ब्रिज से ज्ञात करेंगे कि संतुलन की अवस्था में इस PQRS के बीच क्या संबंध होता है, उस संबंध से हम ज्ञात करने वाले। तो इसमें क्या होता है? इसमें धारा यहां से निकलकर, ये मैं A बिंदु मान लेता हूं, इसे मैं बिंदु B मान लेता हूं, इसे C और इसे D। यहां से धारा निकलती है, यहां दो रास्ते आ गए किरचॉफ के प्रथम नियम से। धारा, कुछ धारा इधर चली जाएगी, कुछ धारा इधर आ जाएगी। इसे मैं I1 मान लेता हूं, इसे मैं I3 मान लेता हूं। धारा इधर आ गई, कुछ धारा इधर आ गई, यहां से इसे आई। इसका जो विभव है वो इस D की तुलना में मैं ज्यादा मान, VC को मैं VD की तुलना में ज्यादा मान लेता हूं। यदि ये कुंजी कोण नहीं है तो इस परिपथ में धारा नहीं आएगी। यदि कुंजी कोण है तो इस परिपथ में धारा आएगी, वो कितनी होगी? I3 होगी, और इधर धारा कितनी चली जाएगी? I2 चली जाएगी। इसी प्रकार ये होगा, यहां से धारा इधर चली जाएगी, ये धारा कितनी होगी? I4 होगी। लास्ट में धारा आई इधर वापस आ जाएगी। अब यदि हम इसे संतुलन की अवस्था माने, संतुलन की अवस्था का मतलब ये जो C है, इस C का मैं विभव इस D के बराबर कर देता हूं, यानी कि VC बराबर VD हो जाता है। अरे VC बराबर VD हो गया, इन दोनों बिंदुओं का विभव समान हो गया। क्या इधर से इधर या इधर से इधर धारा का प्रवाह होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि धारा का प्रवाह न होने का कारण है दोनों बिंदुओं का विभव समान होना। यदि दोनों बिंदुओं के विभव में अंतर होता
तो ही धारा प्रवाहित होती। हमने पहले इधर धारा IG इसलिए प्रवाहित की थी क्योंकि यहाँ पर इस C बिंदु का विभव इस D बिंदु से ज्यादा है, इसीलिए इस C से D की ओर धारा का प्रवाह हो रहा है कि नहीं। अब यदि संतुलन की अवस्था में मैं इस C बिंदु का विभव इस D बिंदु के बराबर मान लेता हूं तो VC बराबर VD होने के कारण आवेश इस C से D की ओर तथा इस D से C की ओर प्रवाहित नहीं होगा। प्रवाहित न होने के कारण इस IG का मान कितना होगा है, शून्य होगा। और यदि IG का मान शून्य होगा तो धारा I1 के बराबर क्या होगी, I2 होगी। भाई इधर जितनी धारा गई थी इस बिंदु तक वो धारा इधर, यदि धारा आई नहीं रही, पूरी धारा इधर ही जा रही है तो ये I1 किसके बराबर होगा, I2 की। और पहले ये I1 और I2 में क्या डिफरेंस था, पहले ये यदि VC VD से ज्यादा है तो ये I1 धारा इस C बिंदु तक तो आ गई, लेकिन इसे इधर जाने का भी परिपथ मिल गया तो ये धारा इधर और चली गई, तो ये I2 बराबर किसके था, I1 माइनस G के था कि नहीं रहे। और ये I4 किसके बराबर, इधर से तो धारा I3 आ रही थी, इधर से धारा IG आ गई, आने वाली धारा IG और I3 है और जाने वाली धारा क्या है, I4 है। तो किरचॉफ के प्रथम नियम से I4 बराबर क्या होगा, I3 प्लस IG। ये कौन सी अवस्था में था, जब VC VD से क्या था, बड़ा था, मतलब इस C बिंदु का विभव D बिंदु से क्या था, अधिक था। अब हम संतुलन की अवस्था मान रहे हैं, C बिंदु का विभव D बिंदु के बराबर मान रहे हैं, तो इधर धारा का प्रवाह होगा नहीं, तो IG 0 होगी, IG 0 होगी तो I1 और I2 दोनों क्या होंगे, ये 0 होगी, तो I2 किसके बराबर होगा रे, I1 के। यहां से ये यदि 0 होगी तो ये I4 किसके बराबर होगा, I3 के। I3 बराबर क्या हो जाएगा, I4 हो जाएगा। यहां से यदि आप ओम के नियम से ज्ञात करोगे तो ओम के नियम से ज्ञात करने के पश्चात आपको ऐसा संयोजन मिलेगा लास्ट में, यही हमें ज्ञात करना है, इसी की सहायता से हम ज्ञात करेंगे। इसमें याद रखना, यदि आपको ये इतना ज्ञात न करो, ज्ञात न करते हुए भी आपको यदि यह लाना हो, कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन आए उसमें यदि ये लाना हो तो इसके बट्टे में ये कभी मत लिखना, ना इसके भाग में ये मत लिखना। क्या इस P के भाग में क्यों लिखना, ऐसा नहीं कि कभी ये क्यों यहां आ जाए और ये R यहां आ जाए, तो आप सोचो कि हमें तो लिखाया था P बटा Q बराबर था R बटा S के, ना वो हमने माना है Q इसको और R इसको। यदि ये उल्टा भी मान लेता है तो हमें इसको नहीं देखना। यदि हम इसको डेरिवेशन से ज्ञात करेंगे या किरचॉफ के प्रथम नियम से ज्ञात करेंगे तो हम ऐसा ही ज्ञात करेंगे, P बटा R बराबर होगा Q बटा S से, हमारा गलत नहीं होगा। लेकिन हम यदि इसे ऐसे ही लिखना चाहें, यदि ऐसा दिया हुआ हो, इसमें संबंध पूछ ले कि इन प्रतिरोधों के बीच में संबंध ज्ञात करो, या कोई ऐसा डायग्राम दिया गया हो जिसमें ये ज्ञात हो, ये ज्ञात हो, ये ज्ञात हो और ये ज्ञात हो, इसका मान पूछा गया हो, तो हम डायरेक्ट लिख देंगे इसके भाग में ये और इसके भाग में ये, दोनों जो ऊपर वाले हैं वो बराबर के एक साइड आएंगे और जो नीचे वाले हैं वो बराबर के एक साइड आएंगे। इसके बटे में ये आएगा, ना कि इसके बटे में ये दिख रहा है इसके बटे में, लेकिन ये आएगा नहीं। इस चीज का विशेष तौर से ध्यान रखना। बाकी यदि आप इसकी डेरिवेशन करोगे तो आपका सही होगा, लेकिन यदि न्यूमेरिकल पूछा जाए तो वहां डेरिवेशन की कोई जरूरत नहीं होगी, डायरेक्ट भी आप इस सूत्र से ज्ञात कर सकते हो। तो इसमें लिखो ब्रिजस्टोन ब्रिज है क्या, 4 प्रतिरोधों का चतुर्भुजीय
संयोजन जिसकी सहायता से चार प्रतिरोधों का चतुर्भुजीय संयोजन जिसकी सहायता से इनमें से किसी एक अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात किया जा सकता है। व्हीटस्टोन ब्रिज WSB कहलाता है। ये हुई इसकी परिभाषा। अब देखते हैं इसकी बनावट कि किस प्रकार से इसको बनाया जाता है। इसके बाद में देखेंगे इसकी कार्य प्रणाली और इसका सिद्धांत कि ये किस सिद्धांत प्रकार ये करता है। तो ये परिभाषा हो गई। परिभाषा में क्या है कि ये चार प्रतिरोधों का ऐसा एक चतुर्भुजीय संयोजन है जिसकी सहायता से एक अज्ञात प्रतिरोध होगा उसको हम ज्ञात कर सकते हैं। यही क्या कहलाता है? व्हीटस्टोन ब्रिज कहलाता है। अब चलते हैं इसकी बनावट पे, किस प्रकार से इसको बनाया जाता है। बनावट हमने इसको बनाया था तो हमने इसमें क्या काम में लिया था? चार प्रतिरोध काम में लिए थे, एक गैल्वेनोमीटर काम में लिया था, दो कुंजियां काम में ली थी और एक सेल काम में लिया। भाई चार प्रतिरोध P Q R S लिए थे, कुंजी ली थी, एक केबल ली थी, एक K2 ली थी और एक सेल लिया था। इन्हीं से इसका निर्माण होता है। तो इसमें लिखो चार प्रतिरोधों P Q R S को एक चतुर्भुज की भुजाओं में जोड़ करें चतुर्भुज ABCD का निर्माण करते हैं, जिसमें प्रतिरोध PQ एवं R ज्ञात होते हैं एवं प्रतिरोध S अज्ञात होता है। चतुर्भुज के शीर्षों A व C, चतुर्भुज के शीर्षों A व C के मध्य बैटरी E एवं कुंजी K1 जोड़ते हैं तथा शीर्षों B व B के मध्य एक गैल्वेनोमीटर
तथा कुंजी केतु जोड़ते हैं। केतु जोड़ते हैं। चतुर्भुज की भुजाओं AB एवं BC को अनुपातिक भुजाएं एवं AD भुजा को परिवर्ती भुजा तथा BC भुजा को अज्ञात भुजा के नाम से जाना जाता है। अज्ञात भुजा के नाम से जाना जाता है। विकिरण AC एवं BD को संयुग्मी भुजा के नाम से जाना जाता है। भुजा के नाम से जाना जाता है। ये हो गई इसकी बनावट। ये तो हमने इसका थ्योरी पोर्शन लिखा। अब हम लिखते हैं इसका डायग्राम बनाकर समझेंगे कि किस प्रकार से इनको व्यवस्थित किया गया है। कहाँ ये इसकी AD भुजा है, कहाँ AB भुजा है, कहाँ इसकी BC भुजा है, कहाँ इसकी DC भुजा है, और किस प्रकार से उस गैल्वेनोमीटर और कुंजी केतु को व्यवस्थित किया जाता है। इसका डायग्राम बनाओ किस प्रकार से हम उनको व्यवस्थित करें। हमने 4 प्रतिरोध लिए थे। चारों प्रतिरोधों को एक चतुर्भुज ABCD की भुजा के रूप में व्यवस्थित किया था। ये एक प्रतिरोध है ABCD। हमने 4 प्रतिरोध लिए। उन चारों प्रतिरोधों को एक चतुर्भुज ABCD की भुजा के रूप में व्यवस्थित कर दिया। ये 4 प्रतिरोध हैं P, Q, R, X। चतुर्भुज के शीर्षों A व C के मध्य एक सेल E तथा कुंजी K1 जोड़ते हैं। ये जोड़ दिया कुंजी K1 और एक सेल E। और चतुर्भुज के शीर्षों B व D के बीच एक गैल्वेनोमीटर तथा एक कुंजी K2 जोड़ते हैं। ये धारा I इस बैटरी से निकली। इधर ये I1 चली गई, इधर ये I2 चली गई। यहां से इसमें धारा IG चली गई, इसमें धारा
I3 चली गई, इसमें धारा I4 चली गई और ये वापस धारा I आ गई जब पूंजी क्या पूर्ण। ये किस कंडीशन में है? यदि VB बड़ा हो इससे, VB से। ये हो गई इसकी। अब देखते हैं इसका सिद्धांत व क्रिया विधि। क्रिया विधि में क्या करेंगे? क्रिया विधि में हम करेंगे सबसे पहले पूंजी K1 को बंद करते हैं। बंद करने का मतलब है कि इसमें धारा का प्रवाह होने लग जाता है। इसको बंद कर दिया तो धारा I प्रवाहित होने लग गई और ये धारा I यहां बिंदु A से दो भागों में विभाजित हो गई, I1 व I2 में। I1 व I2 में विभाजित होने के पश्चात हम इस पूंजी K2 को बंद कर देते हैं। यदि हमने पूंजी K2 को बंद कर दिया और इसमें अब दो कंडीशन हो गई। दो कंडीशन कैसे हो गई? एक, यदि ये VB बड़ा हो VD से तो धारा का प्रवाह B से D की ओर होगा। यदि ये VD बड़ा हो VB से तो धारा का प्रवाह किधर होगा? D से B की ओर होगा। ये दो कंडीशन। और तीसरी कंडीशन ये, यदि VB बराबर हो VD के अर्थात संतुलन की अवस्था हो तो क्या होगा? तो IG धारा नहीं आएगी। जितनी धारा I1 है उतनी ही I3 होगी और जितनी धारा I2 है उतनी ही क्या होगी? I4 होगी। ये क्या होगी? संतुलन की अवस्था। इसकी बनावट है क्रिया। बनावट हो गई। अब हम देखते हैं इसका सिद्धांत और क्रिया। क्रिया विधि एवं सिद्धांत। तो इसमें देखो, सर्वप्रथम पूंजी K1 को बंद करते हैं जिससे बैटरी E से परिपथ में धारा I प्रवाहित होने लग जाती है। यह I धारा बिंदु A पर दो भागों I1 एवं I2 में विभाजित हो जाती है। इसके पश्चात पूंजी K2 को बंद करते हैं। पूंजी K2 को बंद करने के पश्चात क्या होगा? तीन कंडीशन होगी जिससे यदि, पहली कंडीशन क्या है?
जिससे यदि Vp ज्यादा हो Vt से, Vp ज्यादा हो किससे? Vt से। Vp ज्यादा होगा Vt से तो धारा का प्रवाह किधर होगा? B से D की ओर हो तो विकिरण भुजा BD में धारा B से D की ओर प्रवाहित होगी एवं धारा मापी गैल्वेनोमीटर में विक्षेप उत्पन्न होगा। ये तो किस कंडीशन में? यदि B बड़ा हो Vp से। दूसरी कंडीशन क्या है? यदि D पर विभव ज्यादा हो B से हो तो विकिरण भुजा BD में धारा B से B की ओर प्रवाहित होगी तथा धारा मापी में विक्षेप पहले की तुलना में विपरीत दिशा में ये जो धारा मापी है ये आपने देखी होगी। जो आपकी जो स्टार्टर होता है उसका जो बोर्ड होता है उसमें दो घड़ियां होती है, एक वोल्टेज बताती है और दूसरी धारा बताती है। तो वहां पर जो एक जिसमें ए लिखा हुआ होता है वो धारा बताती है, वो कौन सी घड़ी है? धारा मापी है। तो यदि B बड़ा होगा D से तो क्या होगा? धारा B से D की ओर प्रवाहित होगी, और यदि D बड़ा होगा B से तो धारा D से B की ओर प्रवाहित होगी। और तीसरी कंडीशन क्या है? यदि Vp बराबर है Vt तो विकिरण भुजा हो तो विकिरण भुजा BD में धारा का प्रवाह नहीं होगा। अरे धारा का प्रवाह नहीं होगा तो गैल्वेनोमीटर क्या विक्षेप दर्शाएगा या नहीं? नहीं दर्शाएगा। एवं धारा मापी में कोई विक्षेप उत्पन्न नहीं होगा। धारा मापी में कोई विक्षेप उत्पन्न नहीं होगा। यह संतुलन की अवस्था होती है। किसकी अवस्था होती है? संतुलन की अवस्था होती है। अब देखते हैं कि संतुलन की अवस्था में क्या होगा। संतुलन की अवस्था होगी तो B का विभव D के विभव के बराबर होगा, अर्थात यदि में A और D तथा
ए और बी के बीच यदि मैं विभव में अंतर की बात करूं तो वो समान होगा या अलग अलग रहेगा? समान होगा। क्यों होगा? क्योंकि बी व डी का विभव क्या है? समान है। अतः व्हीटस्टोन ब्रिज की संतुलन की अवस्था, संतुलन की अवस्था में क्या होगा? VB बराबर होगा किसके रे? VD के। यदि VB बराबर होगा VD के तो क्या होगा? तो VA माइनस VD बराबर होगा किसके? VA माइनस VB। ओम के नियम से, ओम के नियम से क्या होगा रे? हमने जो परिपथ बनाया था वो कैसा था? A B C D था। इसमें धारा I1 थी, धारा I2 थी, प्रतिरोध B था, प्रतिरोध क्या था? Q R S था। इसमें धारा I3 थी, इसमें धारा I4 है। इस बिंदु और यदि ये दोनों बिंदुएं का विभव समान हो तो इन दोनों के बीच का विभवांतर भी क्या होगा? समान होगा। तो ओम के नियम से क्या होगा? धारा गुना प्रतिरोध क्या होगा? विभवांतर के बराबर होगा। तो यहां से VA माइनस VD क्या आएगा? I1 P आएगा और ये VA माइनस VD क्या आएगा? I2 R आएगा। यहां से I1 बटा I2 बराबर क्या होगा रे? I1 बटा I2 बराबर क्या होगा? R बटा P। इसे समीकरण नंबर 1 नाम दे दिया। इसी प्रकार इस B और C तथा इस D और C के बीच का जो विभवांतर है वो भी क्या होगा रे? बराबर होगा। इसी प्रकार VB माइनस VC बराबर होगा VD माइनस VC के। वही ओम के नियम से I3 क्यों बराबर होगा किसके? I4 S के। तो यहां से I3 बटा I4 क्या आ जाएगा? यहां से I3 बटा I4 बराबर क्या होगा रे? S बटा। अब हमने कहा था, क्या कहा था? यदि संतुलन की अवस्था होगी तो इसमें IG धारा जाएगी नहीं। अरे जाएगी नहीं तो ये I1 किसके बराबर होगा? I3 के। यदि IG बराबर 0 हो तो क्या होगा? I1 बराबर होगा I3 के एवं I2 बराबर होगा किसके? I4 के। तो मैं इस I3 और I4 की जगह क्या रख सकता हूं? I1 और I2। I1 बटे I2 बराबर होगा किसके? S बटा Q के। इसे समीकरण नंबर 2 नाम दे दो। समीकरण 1 में भी क्या है? I1 बटा I2। समीकरण 2 में क्या है? I1 बटा I2 है एक पक्ष में। तो दोनों को हम एक साथ लिख देंगे। समीकरण 1 व 2 से क्या आएगा रे? R बटा P होगा वो किसके बराबर होगा? S बटा Q के। तो यहां से आप इसका पक्षांतरण करोगे तो क्या आएगा? P बटा Q बराबर होगा R बटा S की। ये संतुलन की अवस्था में आता है। यहाँ ये S आपको अज्ञात है तो अज्ञात होगा तो क्या करोगे? तो R बटा P इंटू इस अज्ञात प्रतिरोध को हमने ज्ञात कर। इसे हमने समीकरण नंबर 3 नाम दे दिया और इसे हमने समीकरण नंबर 4 नाम। अब इसमें नीचे लिखो समीकरण 3 समीकरण 3
व्हीट स्टोन ब्रिज की संतुलन की शर्त को प्रदर्शित करता है एवं समीकरण 4 अज्ञात प्रतिरोध का मान बताता है। ये होगी इस समीकरण 3 और 4 के बाहर। तो ये वो हमारा व्हीट स्टोन ब्रिज। नेक्स्ट क्लास में हम चर्चा करेंगे मीटर सेतु के बारे में। वो मीटर सेतु भी इसी सिद्धांत पर कार्य करता है, व्हीट स्टोन ब्रिज के सिद्धांत पर कार्य करता है। उसमें भी P बटा Q बराबर होगा R बटा S के, लेकिन उसमें इनका मान होगा दिया हुआ। थैंक यू।